की जाती है? एक बार सभी लोग, आप लोग बताएं मुझे, ये सब कुछ क्लियर है? तो देखिए, न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए। न्यूटन साहब ने कितने लॉ दिए? न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए। न्यूटन ने कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए, 3 लॉज, 3 नियम दिए किसी वस्तु के मोशन को बताने के लिए। इनको हम न्यूटन के नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, वो क्या कहता है? स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा। स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, उसी गति से, उसी वेग से, उसी दिशा में, कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए, है ना? क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कब तक? कब तक? जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसको मोशन में ना ला दिया जाए। और अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी उसी दिशा में, उसी वेग से, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स लगाकर उसे रोक ना दिया जाए। तो इस पर अगर आप फोर्स लगाकर इसे रोक ना दें, तब तक ये बॉडी चलती रहेगी। तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, प्रथम नियम है, उससे हमें 2 बातों का पता चलता है। न्यूटन का पहला नियम क्या कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन continues to move in same direction with same velocity until and unless an external force is applied on it। कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, कब तक? जब तक उस पर फोर्स लगाकर, बल लगाकर उसे गतिशील, गति की अवस्था में ना ला दिया जाए। और कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसको रेस्ट में ना ला दिया जाए। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। क्या मिलती है? फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है ना? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। यानी बल वह चीज है जो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। बल वह एजेंट है, वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को या तो परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है। जैसे मैं इस दीवार पर बल लगा रहा हूं, लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं बस परिवर्तन करने की। आपके कमेंट्स मुझ तक नहीं आ रहे हैं, हम इस उम्मीद में पढ़ रहे हैं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो न्यूटन का प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, एक तो ये हो गया। और न्यूटन के प्रथम नियम से हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिलता है। इसका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिलता है ना? जड़त्व का बोध होता है हमें। तो 2 बातें याद रखना कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, तो प्रथम नियम से। और न्यूटन के किस नियम से हमें इनर्शिया का पता चलता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसने बोला था? गैलीलियो ने प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा था। अब आप कहिएगा सर फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, ये तो हमें पता चल गई बात। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी वस्तु अगर विराम में है तो जब तक उस पर हम बल लगाकर उसे मोशन में ना ला देंगे, तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी। और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, कब तक? जब तक उस पर बल लगाकर उसे हम रोक ना दें, उसे विराम अवस्था में ना ला दें। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा कैसे मिली? क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम से ही हमें समझ में आ रहा है कि बल वह चीज होती है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने की कोशिश करती है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें इनर्शिया यानी जड़त्व का कॉन्सेप्ट कैसे मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? कॉन्सेप्ट मिल रहा है। देखो, न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोल रहा है कि वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। रुकी है तो रुकी रहेगी, कब तक? जब तक उस पर फोर्स लगाकर उसे मोशन में ना ला दिया जाए। चल रही है तो चलती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर बल लगाकर उसे रोक ना दिया जाए। तो न्यूटन के इस नियम से अगर हम गौर से समझे तो क्या इनर्शिया का पता चलता है। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया किसी वस्तु की जिद होती है। यानी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहता है ना? वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है। वस्तु की इसी गुण को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है? तो इनर्शिया को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें इन 2 चीजों का पता चलता है। एक तो हमें बल की परिभाषा मिल रही है और दूसरा हमें इनर्शिया का पता चल रहा है। ठीक है, चलिए, इनर्शिया का पता चल रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इनर्शिया क्या होती है, जड़त्व क्या होता है, तो हमने कहा कि सर जड़त्व जो होता है वो किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं।
जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है उसको हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। जिस वस्तु का जितना मास होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा, उसकी जिद उतनी ही ज्यादा होगी। तो जड़त्व क्या है? जिद है। समझ लो कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। जैसे रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इस जिद को कहा जाता है इनर्शिया। जैसे बच्चों को बोलिएगा दूध पी लो, नहीं पिएंगे, दूध मत पियो, पिएंगे, जिद, वही होती है इनर्शिया। और जिस वस्तु का जितना ज्यादा मास होगा उतने ही ज्यादा उसकी क्या होगी? इनर्शिया होगी। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इनर्शिया होगी। जैसे सपोज करो कि एक वस्तु है 10 केजी का और एक वस्तु है 100 केजी का, 100 केजी का। अब इस पे मान लिया आपने बल लगाया F1, इस पे बल लगाया आपने F2। अब आप मुझे बताओ कि किस वस्तु के अवस्था परिवर्तन में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? किसके अवस्था को परिवर्तित करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? किसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? आप कहोगे सर जाहिर सी बात है कि जो 10 केजी का वस्तु है इसको अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए, मतलब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको इसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो अवस्था परिवर्तन का अपोज ही इनर्शिया कहलाता है। यानी यहां पे आपको अगर इसकी अवस्था में परिवर्तन करना है तो F2 ज्यादा लगाना पड़ेगा F1 के रिस्पेक्ट में। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उस वस्तु का जड़त्व ज्यादा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। और जड़त्व जो है, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। जैसे एक पत्थर का जड़त्व फुटबॉल की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक है, कमेंट्स, लेट मी रिफ्रेश द कमेंट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वेट, शायद आ जाए। आप कमेंट्स मुझ तक नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, तो एक पत्थर का जो जड़त्व है एक फुटबॉल से अधिक होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए इनर्शिया कितने प्रकार का होता है। तो ये जो इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है, यहां पे आपको 3 प्रकार का हमें जड़त्व पढ़ना है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। तो जड़त्व क्या है? वस्तु की जिद है। वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, यही है जड़त्व। अब जड़त्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। इसके एग्जाम्पल पे बहुत सारे सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनर्शिया का मतलब है वस्तु की जिद होती है, वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। ये न्यूटन के प्रथम नियम से पता चल रहा है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोल रहा है कि वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया के बारे में पता किस नियम से चल रहा है? न्यूटन के प्रथम नियम से। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। वस्तु जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चलता रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कह रहा है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी और उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता। यही तो है। तो वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में चलती रहना चाहती है, अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब तीनों का जो है आपको क्या करना है? तीनों का एग्जाम्पल आपको देखना है डेली लाइफ में। आप महसूस जो करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, इनर्शिया ऑफ मोशन को और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को, है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को जो महसूस करते हैं वो जरा देख लीजिए। तो डेली लाइफ में कैसे महसूस करते हैं? जैसे देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का पहला एग्जाम्पल ये हुआ, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है कि वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, वस्तु अगर विराम अवस्था में है, रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला देखिएगा एग्जाम्पल जो अक्सर पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में कि अगर किसी ब्लैंकेट को किसी छड़ी से हम पीटते हैं तो उससे धूल कण अलग हो जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। उत्तर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, विराम के जड़त्व के कारण। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब हम कंबल को किसी छड़ी से पीटते हैं, तो इस कंबल में जो धूल कण है, जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो क्यों अलग हो जाते हैं? तो जब हम कंबल को क्या करेंगे, पीटेंगे छड़ी से, तो ये कंबल इस तरह से आगे पीछे क्या होगा? मूव करेगा। अब हमने कंबल पर छड़ी मारी
तो क्या हुआ, ये कंबल तो आगे बढ़ गया, ये कंबल जो है वो आगे बढ़ गया, लेकिन इसमें मौजूद धूल कण अपने विराम के जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहते हैं, है ना। कंबल पे फोर्स लगा, कंबल आगे बढ़ गया, लेकिन उसमें मौजूद धूल कण अपने विराम के जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहते हैं। तो कंबल आगे बढ़ गया, धूल कण वहीं रह गया, अलग हो गया। दूसरा, तो ये हमने यहां पे पहला लिख लिया है, पहला एग्जांपल कि इफ अ कारपेट इज बीटन बाय अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट ड्यू टू, ये क्वेश्चन का पार्ट रहेगा कि कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल कण अलग हो जाते हैं, किसके कारण, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम के जड़त्व के कारण। जब हम कंबल पर डंडा मारते हैं तो कंबल आगे की ओर गति करता है, धूल के कण जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रह जाते हैं, इस प्रकार वो कंबल से अलग हो जाते हैं। तो इतना इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया इसलिए ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लिया कोई पेड़ की शाखा है और इससे लगी हुई है पत्ती और उससे लगा हुआ है फल। तो क्वेश्चन होता है कि जब किसी पेड़ की शाखा को जब हम जोर से हिलाते हैं तो इससे जुड़े हुए जो पत्तियां हैं और फल हैं वो गिरने लगते हैं, किसके कारण, अगेन होगा विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम होगा। जब हम किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो ये पेड़ की शाखा ऐसे आगे मूव करेगी, आगे मूव करेगी ऐसे, लेकिन इससे अटैच जो पत्तियां हैं, इससे जुड़ी पत्तियां और फल हैं, वो अपने विराम के जड़त्व के कारण यही रहना चाहेंगे। तो शाखा को आपने ऐसे पकड़ के हिलाया, ये आगे बढ़ गया, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो फल है वो अपने विराम के जड़त्व के कारण वही रहना चाहेंगे, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से ये डिटैच होकर नीचे गिराएंगे। तो सेम एक्सप्लेनेशन। तो अगर क्वेश्चन है कि किसी टी ब्रांच को हम बहुत तेजी से हिलाते हैं तो उससे जुड़ी हुई पत्तियां और फल गिर जाते हैं, अगेन उत्तर होगा विराम के जड़त्व के कारण। तो पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसकी पत्तियां एवं फल टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक्सप्लेनेशन वही होगा। When a tree is shaken, it moves to and fro, ये आगे पीछे मूव करता है, बट its leaves and fruit tend to remain at rest। पर उस शाखा से जुड़े फल और पत्तियां अपने विराम के जड़त्व के कारण वहीं बने रहना चाहती हैं। शाखा आगे बढ़ गई, फल और पत्तियां वहीं रहना चाहते हैं, तो एक फोर्स लगेगा ना और वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसकी शाखाएं गति अवस्था में आ जाती हैं, किंतु फल एवं पत्तियां जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। अतः फल एवं पत्तियों पर एक बल लगता है, जिसके कारण पके फल या कमजोर या सूखी पत्तियां टूटकर डाल से अलग हो जाती हैं और फिर वो गुरुत्वीय बल के अधीन नीचे गिरने लगती हैं। तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है आपको। हमने यहां पे इसलिए लिख रखा है कि आपको थोड़ा पढ़ने में, रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तीसरा एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब कोई कार या बस रुकी हुई है और वो अचानक चल पड़ती है तो इसमें बैठा जो व्यक्ति है या पैसेंजर है वो पीछे की ओर जर्क महसूस करता है। ये मान लिया आपकी गाड़ी है और इनिशियली ये गाड़ी भी क्या है, रेस्ट में है, और आप भी क्या है, रेस्ट में है, रुकी हुई है। गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी पर एक फोर्स लगा, गाड़ी आगे बढ़ गई, गाड़ी के इंजन ने गाड़ी पर फोर्स लगाया, आप आगे बढ़ गए, गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन इनिशियली गाड़ी भी रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे। गाड़ी तो आगे बढ़ गई लेकिन आप अपने विराम के जड़त्व के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रहना चाहेंगे, सो आप पीछे की तरफ एक जबरदस्त जर्क महसूस करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई कार या बस अचानक जब स्टार्ट होती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ जर्क यानी झटका महसूस करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, मोशन के कारण, डायरेक्शन के कारण, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस बात को याद रखना है कि भाई व्हेन अ कार स्टार्ट सडनली पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड, जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं, ड्यू टू क्या, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम के जड़त्व के कारण। गाड़ी चल पड़ी लेकिन आप अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, क्योंकि वस्तु जैसा है वैसा रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। वस्तु के इसी गुण को इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, विराम का जड़त्व क्या है, कि वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। तो कार तो चल पड़ी लेकिन आप विराम के जड़त्व के कारण वहीं रहना चाह रहे हैं, सो आप पीछे की तरफ क्या करेंगे, जर्क महसूस करेंगे। एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दे रखा है कि एक कांच है, कांच का ग्लास है, उस पर एक कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा है। आप जब कार्डबोर्ड को जेंटली किक करते हैं तो कार्डबोर्ड तो आगे आ जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन ये सिक्का ग्लास में गिर पड़ता है, किसके कारण, विराम के जड़त्व के कारण। एक्सप्लेनेशन सेम है। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा है, कार्डबोर्ड और सिक्का दोनों रेस्ट में है। आपने कार्डबोर्ड को किक किया तो इस पे फोर्स लगा, ये आगे बढ़ गया, लेकिन उस पर रखा हुआ सिक्का अपने विराम के जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहता है, सो कार्डबोर्ड आगे बढ़ गया, वो वहीं रुक गया, सो नीचे ग्रेविटी इसको खींचकर ले आएगी। तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिए वो डेली लाइफ में आपने महसूस किए होंगे, ये सब विराम के जड़त्व के कारण हुए, है ना, विराम के जड़त्व के कारण हुए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लास के ऊपर कार्ड तथा कार्ड के ऊपर सिक्का रखकर यदि कोई तेजी से धक्का देता है तो सिक्का ग्लास में गिर जाता है, कार्डबोर्ड आगे बढ़ जाता है, किसके कारण, विराम के जड़त्व के कारण। तो ये 4 एग्जांपल याद रखना। पहला एग्जांपल, किसी कंबल को, किसी कारपेट को किसी छड़ी से हम बीट करते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं, विराम के जड़त्व के कारण। पेड़ की शाखा को हिलाने से पत्तियां और फल गिर पड़ते हैं, विराम के जड़त्व के कारण। कोई रुकी हुई कार या बस जब अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठा पैसेंजर पीछे की तरफ झटका महसूस करता है, विराम के जड़त्व के कारण। किसी ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक सिक्का है, कार्डबोर्ड को किक करने पर कार्डबोर्ड आगे बढ़ जाता है, सिक्का ग्लास में गिर जाता है, विराम के जड़त्व के कारण। बस इतना याद रखना है। तो विराम के जड़त्व का हमने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया। हमने फिजिक्स क्या है, डेली लाइफ में जो चीजें हो रही हैं महसूस करने की चीजें होती हैं, जो आप महसूस करते हैं। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना, है कि नहीं। तो अगर कोई महसूस नहीं कर रहा है तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात होती है। तो एक शायर कहते हैं
बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। आपके कमेंट्स ही नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा। कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा बातचीत होती है, ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है जी? एक मिनट में कोशिश करता हूं। तो ये सब भाई साहब किसकी वजह से है? विराम के जड़त्व के कारण है, विराम के जड़त्व के कारण है। अब है एनर्जी ऑफ मोशन। हमने अभी क्या पढ़ा? एनर्जी ऑफ रेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन यानी विराम का जड़त्व क्या है? एक बार कोशिश करके देखो ना, इसको रिफ्रेश करो। ब्लैंक है बिल्कुल, कुछ है ही। एक बार वो ऐप पे खोल के क्लास देख लेना, चल रही है, साउंड देख लेना, इशू वगैरह कुछ हो। सही है ना सब? चलो अब आते हैं सॉरी, गति का जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है ना? चल रही है तो चलती रहना चाहती है, उसको बोलते हैं गति का जड़त्व। तो कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। ये तो पुराना वाला का है कमेंट, कहां है देखो, पिछला बैच का है वो। हा? मुझे वो दिखा दो ना अपने ऐप पे खोल करके। तो गतिशील है वस्तु तो गतिशील रहना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू या ड्यू टू विच द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई वस्तु अपने गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यानी वस्तु जो है वो गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब सिंपल याद रखिएगा कि वस्तु चल रही है तो चलती रहना चाहती है, कि भाई हम रुकेंगे नहीं, चलने दो हमें। अगर आप उसे रोकना चाहोगे तो रुकावट का विरोध करेगी। अब इसका एग्जांपल क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इसका एग्जांपल ये है, देखो जब हम किसी कार में या बस में चल रहे होते हैं, देखिए ये आपकी मर्सिडीज है, आगे चलकर आप मर्सिडीज में बैठोगे, ये देखो ये मर्सिडीज है आपकी, और इसमें आप बैठे हो। चलो ये है आपकी कार, और कार चल रही है, मान लिया वी वेलोसिटी से इधर को जा रही है, और आप भी वी वेलोसिटी से इधर को जा रहे हो, पी वेग से इधर को जा रहे हो, ठीक है। अचानक यहां पे भैंस आ गई। अब भैंस को आप जितना हॉर्न लगाते रहो वो रुकेगी नहीं, वो अपनी मस्तानी चाल में चलती रहती है भैंसे, है कि नहीं? भैंस की बहुत खास बात होती है, दुनिया की परवाह नहीं करते, आप हॉर्न देते रहो एकदम उसी चाल में चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए स्टूडेंट को, चाहे लोग आप पर जितने ताने मारे, जितनी फप्तियां कसें, क्या और कितनी दिन तैयारी करेगा, बूढ़े हो जाओगे क्या तैयारी कर करके? बातों को सुनना नहीं है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, वैसे ही चलते रहना है, तैयारी में लगे रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, है ना। थक गया था लोगों की परवाह करते करते, एक शायर कहते हैं, थक गया था लोगों की परवाह करते करते, जब से लापरवाह हुआ हूं आराम सा लगने लगा है, जब से लापरवाह हुआ हूं आराम सा लगने लगा है। यहां पे एक भैंस आ गई, अचानक आपने ब्रेक लगाया, तो क्या होगा? कार पे फोर्स लगी, कार तो रुक गई, लेकिन आप अपने विराम के जड़त्व के कारण आगे ही चलते रहना चाहेंगे, सो आप आगे की तरफ एक जबरदस्त क्या करेंगे? आगे की तरफ जबरदस्त जर्क महसूस करेंगे। तो जब कोई चलती हुई कार या बस में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो यात्री आगे की तरफ झटका खाता है, उसकी वजह क्या होती है? विराम का जड़त्व। क्या होता है? विराम का जड़त्व। क्लियर है? अब मुझे कमेंट मिले हैं, साजिदा खान हमारे साथ हैं, सपना मीना है, रुचि है, नरगिस चौहान है, सचिन है, शुक्रिया सचिन साहब, मोहित, सुमित। चलिए अब आए हैं कमेंट, तो अब आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा आपने महसूस किया होगा अपने डेली लाइफ में, देखो क्या डेली लाइफ में महसूस किया होगा कि ये आपका बस स्टॉप आने वाला है, ये आपका बस स्टॉप आने वाला है, और आप एक बस में मान लिया ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक बस में, यहां पे इसका बस का दरवाजा है और आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है। अभी बस रुकी नहीं है, बस चल रही है, अभी बस स्टॉप आने को है, बस पूरी तरह से रुकी नहीं है, और आप जो है बस से कूद पड़ते हैं, आप जो है वो बस से कूद पड़ते हैं। तो अभी बस पूरी तरह से बस स्टॉप पर रुकी नहीं है और आप चलती हुई बस से कूद पड़ते हैं, तो आपकी आगे की तरफ गिरने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। और अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो आपकी नाक और दांत टूटने का खतरा रहता है। क्यों? देखिए ये बस चल रही है, आप भी मोशन में हैं, ये बस भी मोशन में है, इसके साथ आप भी मोशन में है, आप अचानक कूद पड़े,
आप अचानक रेस्ट में आ गए, कूदने के बाद अचानक रेस्ट में आ गए, लेकिन आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे को चलती रहना चाहेगी। सो कूदते ही आप आगे की तरफ एक जर्क महसूस करेंगे और नहीं संभल पाए तो आपका नाक और दांत टूट जाएगा। लेकिन आप बस से कूदने के बाद, चलती हुई बस से कूदने के बाद आगे की तरफ ऐसे थोड़ा ऐसे दौड़ लगा देते हैं, आगे की तरफ दौड़ लगा देते हैं, तो आप गिरने से बच जाते हैं। क्यों? आपका बॉडी मोशन में था, आप अचानक कूद गए यानी रेस्ट में आ गए, लेकिन आपकी बॉडी चलती रहना चाह रही थी। तो अगर कूदने के बाद आप आगे की तरफ दौड़ लगा देते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन को आपने बहाल रखा है, तो आप गिरने से बच जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा हादसे हो जाते हैं, ट्रेन अभी स्टेशन पे पूरी तरह से रुकी नहीं और यात्री कूद पड़ा, कई बार तो पटरी के नीचे आ जाता है, गिर जाता है वो। तो ये दो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या है, उदाहरण है। तो यहां पे हमने लिख दिया है एग्जांपल, पहला उदाहरण लिखा है कि जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ जर्क महसूस करते हैं, किसके कारण? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको ताकि आप याद रखिए, वैसे तो कॉन्सेप्ट वाली चीज है। तो देखो, जब आप स्टेशन पे पहुंच ही गए हो, इतना सब्र किया ही है, तो थोड़ा रुकने दो भाई गाड़ी को। मंजिल पे पहुंचकर हादसे हो जाते हैं, ये गलती जो है बहुत खराब होती है, बहुत अफसोस होता है। मंजिल पे पहुंच के घटना घट गई। ठीक है जी, कीमती कुमारी, रोहित कुमार, नतीश यादव, जितने लोग भी लाइव हैं। ओके चलिए, तो ये हमने देखा, ये सारी बातें हमने यहां पे लिख दी है। अब एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता। यानी वस्तु जिस दिशा में है उसी दिशा में चलती रहना चाहती है, अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करेगी, दिशा परिवर्तन का विरोध करेगी। और इसका भी बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है, देखिए बढ़िया सा एग्जाम्पल है, देखो कि आप क्या कर रहे हो कि अपनी कार से इधर जा रहे हो, मान लिया किसी वेलोसिटी v से, आप अपनी कार से जा रहे हो किसी वेलोसिटी v से, और यहां पे आपको एक भैंस मिल गई, अपनी मस्तानी चाल से भैंस चलती जा रही है। भैंस को देखिएगा, एकदम मस्त चाल रहती है उसकी, दुनिया से कोई दिक्कत नहीं। अब आप काफी तेजी से इस दिशा में जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि भैंस आने की वजह से आपने यहां से एक शार्प टर्न लिया, एक तीखा मोड़ लिया। आप जा रहे थे इस दिशा में, अचानक आपने अपनी दिशा बदल ली, तो कार पे फोर्स लगा, कार इधर चली गई, लेकिन कार में बैठे हुए आप थे, आप इसी दिशा में चलते रहना चाहोगे। सो आप इस ओर एक जबरदस्त फोर्स महसूस करोगे अपने राइट साइड, जैसे आपने लेफ्ट लिया है ना, तो राइट साइड में एक जबरदस्त फोर्स महसूस करोगे। ऐसे जा रहे थे आप, अचानक आपने इधर टर्न लिया, लेकिन आपका बॉडी इधर ही चलता रहना चाहता है। आपने टर्न लिया ऐसे, लेकिन आपका बॉडी इधर ही चलता रहना चाहेगा। सो आप राइट साइड में से एक जबरदस्त जर्क महसूस करोगे, और अगर कार का दरवाजा ठीक से बंद नहीं है, एकदम आराम से बाहर आ जाओगे आप। इसीलिए जब भी आप किसी कार में बच्चों को खास करके बिठाते हो, ठीक है, तो जरूर चेक कर लिया करो आप कि डोर लॉक है कि नहीं है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, आप किसी कार से जा रहे हो और डोर लॉक नहीं है, और कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको अचानक शार्प मोड़ लेना पड़ा, तो आदमी बाहर की तरफ गिर पड़ेगा। तो खास करके बच्चों को जब आप बिठाते हो, आप बैठते हो, तो जरूर चेक कर लिया करो कि भाई दरवाजा लॉक्ड है कि नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति जो है, जब कोई व्यक्ति कोई तीखा मोड़ लेता है, तो साइड की तरफ एक जबरदस्त जर्क महसूस होता है, किसके कारण? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। जैसे आप इधर को चल रहे थे, लेकिन आपने इधर एक तीखा मोड़ लिया, आपकी बॉडी इधर ही जाना चाहेगी, सो आप राइट साइड में एक जबरदस्त फोर्स महसूस करोगे। बॉडी चल रही थी इधर, तो इसी दिशा में चलती रहना चाहेगी, आप मुड़ गए इधर, लेकिन आपकी बॉडी इधर ही चलती रहना चाहेगी, सो राइट साइड में एक जबरदस्त फोर्स महसूस करोगे। आ रही बात समझ में? अंकुर यादव क्या कह रहे हैं? अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो इधर महसूस होगा। तो इस बात को हमने यहां पे लिख दिया है कि जब कोई कार या बस तीखा मोड़ लेती है, तो उसमें बैठा व्यक्ति बाहर की तरफ गिर पड़ता है, किसके कारण? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब कोई व्यक्ति एक तीखा मोड़ लेता है तो बाहर की तरफ व्यक्ति गिर पड़ता है दिशा के जड़त्व के कारण। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दिशा के जड़त्व के कारण। तो क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल बना दिया है ना, क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल बना दिया है। बात आ रही समझ में? कीमती कुमारी क्या बोले? गति एक लो दिखा दीजिए, क्या पूछ रहे हैं वो समझ में नहीं आया मुझे। एग्जाम्पल आ गया समझ में? चलो, तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जानने से पहले हम थोड़ा मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं। एक चीज होती है मोमेंटम, अभी तो समय है ना, मोमेंटम को समवेग कहते हैं। इसको हम हमेशा पी से डिनोट करते हैं, पी से रूपांतर मतलब अंकित करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है कि जैसे ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और मान लिया ये v वेग से इधर को जा रही है, v वेग से इधर को जा रही है। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और v वेग से इधर को जा रही है, तो इसका समवेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बॉडी का जितना द्रव्यमान है और जिस वेग से जा रही है, उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नोन एज व्हाट?
मोमेंटम, मोमेंटम को यूजुअली हम पी से डिनोट करते हैं। यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। एसआई यूनिट बता दो जरा, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो मास का एसआई मात्रक क्या होगा? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे लिखेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो यह एक सदिश राशि होती है ना? तो इस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुना वेग, और यह एक सदिश राशि होगी, एसआई मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए, तो ये लैंग्वेज में बात होगी। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, दूसरा नियम लिख देते हैं, द्वितीय क्या लिखें? दूसरा नियम क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये स्टेटमेंट है उसका, इसको स्टेटमेंट को याद रखना है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर, इसको याद रखना है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है, आरोपित बल का समानुपाती होता है। ये मैं नहीं, न्यूटन साहब ने बोला था, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, समानुपाती होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको थोड़ा मैथ में बदलते हैं, मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है, इसको मैथ्स में ले जाते हैं, इस स्टेटमेंट को मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? m इंटू वी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? m इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये हुआ चेंज इन मोमेंटम, हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। मोमेंटम में चेंज, द्रव्यमान गुना अंतिम वेग, क्या हो गया? अंतिम मोमेंटम। द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक मोमेंटम। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? संवेग होता है। संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग। तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन। टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर। हुआ कि नहीं हुआ? संवेग में परिवर्तन की दर हो गया ये संवेग में परिवर्तन। देखिए, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान गुना अंतिम वेग क्या हो गया? अंतिम संवेग। द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग क्या हो गया? प्रारंभिक संवेग। तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? फाइनल से इनिशियल को घटा देते हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम। टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। देखो, न्यूटन साहब ने क्या बोला? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। टाइम से डिवाइड कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमवी माइनस एमयू बटा टी। ठीक है, यहां से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम को कॉमन ले लो, एम को कॉमन ले लो तो v माइनस यू बटा टी हो गया। तो यहां से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया m इंटू ए। क्या हो गया? m इंटू ए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन की दर, ये देखिए, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है कि नहीं? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन, टाइम से डिवाइड कर दिया, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता था? त्वरण। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया क्या? ma। f इज इक्वल टू हो गया हमारा m इंटू ए। ये फॉर्मूला बनके हमारा आ गया। ठीक है जी। एरोप्लेन नहीं, रॉकेट, तीसरे नियम पे। एरोप्लेन में जो लिफ्ट होती है वो बर्नौलिस थ्योरम की वजह से होती है। जेट विमान, रॉकेट उड़ते हैं वो न्यूटन के तीसरे नियम पे। ठीक है, उस पे आते हैं अभी मोनू साहब। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन के आया, न्यूटन के दूसरे नियम को हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया F इज इक्वल टू एम ए, जहां पे F क्या है बोलो? F है फोर्स, बल। M क्या है? मास, द्रव्यमान। और A क्या है? A है एक्सीलरेशन, त्वरण। A की वैल्यू क्या होती है? P माइनस यू बटा टी, B माइनस यू बटा टी। प्रैक्टिस, चलिए ठीक है जी। मुजम्मिल।
तो अगर हमें द्रव्यमान दिया रहे, त्वरण दिया रहे और पूछा जाए कि बल कितना होगा तो बल निकाल लेंगे। अगर ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये पूछे तो ये निकाल लेंगे। एफ दिया रहे, ये दिया रहे तो एम निकाल लेंगे। कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। ओके, चलो। अच्छा, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो एफ इज इक्वल टू हमारा आ गया एम इंटू ए। फोर्स एक वेक्टर है कि स्केलर है, याद रखना। फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। फोर्स का एसआई यूनिट बता दो। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, डिनोट करते हैं एन से, एन से बताते हैं। फोर्स की सीजीएस यूनिट, सीजीएस इकाई जो होती है वो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन। वो वाली डाइन नहीं, एक थी डायन, वो वाली नहीं, सीजीएस यूनिट इसकी डाइन होती है। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, एन से डिनोट करते हैं। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या अंतर होता है? तो देखिए, यहां पे है एसआई और यहां पे मान लिया सीजीएस मात्रक है, तो इसमें क्या अंतर होता है थोड़ा सा देखिएगा। सीजीएस में मास को हम लेते हैं केजी में, यहां पे ले देंगे ग्राम में। लेंथ को यानी दूरी को हम यहां पे लिखेंगे मीटर में, यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर में। टाइम को सेकंड में, यहां पे भी सेकंड में। तो ये अंतर होता है, इसीलिए है सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, है ना। तो दूरी को सेंटीमीटर में, यहां पे दूरी को मीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में, यहां पे केजी में। समय को दोनों ही इकाइयों में हम सेकंड में लेते हैं। तो ये फर्क होता है एसआई में और सीजीएस यूनिट में। सिंपल याद रखना है आपको कि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक न्यूटन बल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, बल को एक न्यूटन कब बोलेंगे, तो यहां से क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा इसको। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो आप कहेगा एकदम आसान है क्या? तो बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल को एक न्यूटन कब बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? जब कोई 1 केजी की वस्तु हो, 1 केजी की वस्तु हो और उस पर कोई बल लगाया हमने, और उस वस्तु में उस बल ने कितना त्वरण पैदा किया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा किया। तो हम कहेंगे कितना बल लगाया था आपने? 1 न्यूटन का बल लगाया था। तो 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर सेकंड माइनस 2 के। इस डेटा को याद रखना है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर सेकंड माइनस 2 के। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी 1 केजी की वस्तु पर आपने बल लगाया है और उस बल ने उस 1 केजी की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा किया है, तो वो बल कितना लगाया गया होगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर सेकंड माइनस 2 के। तो एक डाइन किसके बराबर होगा? एक डाइन किसके बराबर होगा? तो याद रखना कि डाइन सीजीएस यूनिट है, तो केजी की जगह बस क्या आ जाएगा? ग्राम। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकंड तो वही रहता है, सेकंड माइनस 2। तो 1 न्यूटन होगा केजी मीटर सेकंड माइनस 2 के। एक डाइन हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 के। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, जरा ये बता दो। तो आप देख सकते हो, देखो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 आएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 आएगा, होगा ना। तो 3 जीरो और 2 जीरो, तो 5 जीरो हो गया। तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होगा, ये याद रखना है। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अंजलि बिल्कुल सो हो रहा है। ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो फिर ये कोई निकालते हैं ना उसका प्रिंट आउट, तो पूरा ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, इसलिए मैंने व्हाइट रखा है। कई बच्चों के पास टाइम नहीं होता ना, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। और व्हाइट जो है आंखों पे सबसे कम जोर डालता है, व्हाइट कलर। तो इसकी 2 वजह हैं। तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो क्या याद रखना है कि अगर किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम की वस्तु पर, है ना, 1 किलोग्राम की वस्तु पर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, सॉरी 1 केजी की वस्तु पर अगर आपने कितना फोर्स लगाया है, सॉरी कोई फोर्स लगाया है और उसमें त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हुआ है, तो आपने कितना बल लगाया होगा? 1 न्यूटन का बल लगाया होगा। तो 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, तो 1 डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन अगर 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है, तो 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होगा? 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होगा, बताइए। इस सवाल का जवाब देकर के हम क्लास समाप्त करेंगे। 5 मिनट आपका रेस्ट है, उसके बाद हम दूसरे क्लास पे आएंगे, ठीक है। चलिए, ये आप लोग उत्तर दे दीजिए, उस क्लास में भी दे सकते हैं।